कोई इलीगल रहेगा, इलीगल है वो। दैट विल बी इलीगल। अगर आप रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ। रेरा अप्रूव्ड नहीं है, हाँ। तो आप भी कोई प्लॉटिंग हाँ। या कोई भी फ्लैट बिल्कुल इवन सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पावर अटॉर्नी के थ्रू खरीदी गई संपत्ति पे कोई मालिकाना हक आप नहीं कर सकते हैं, हम सेफ नहीं है। ओके, ये खतौनी क्या होती है सर? पुराने मालिक की जगह नए मालिक का नाम जो दर्ज होता है वही दाखिल खारिज। अर्पित जी के पास कितनी कौन सी जमीन कहाँ पर, उसका सरकारी नंबर होता है जो रिकॉर्ड में दर्ज है। रियल एस्टेट में एक छोटी सी गलती भी आपकी वर्षों की मेहनत की कमाई को डुबा सकती है। इसमें सही इंफॉर्मेशन ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए आज का यह पॉडकास्ट हर प्रॉपर्टी बायर के लिए बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं श्री अंजनी कुमार पांडे जी, एक्स सिविल सर्वेंट और वर्तमान में ओमेक्स उत्तर प्रदेश के बिजनेस हेड। प्रशासनिक अनुभव और रियल एस्टेट सेक्टर की गहरी समझ के साथ अहम बातों पर चर्चा करेंगे जो हर खरीदार को पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर, आज का पॉडकास्ट आपकी एक्सपर्टाइज के साथ विल बी अ मास्टर क्लास उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, विल भी है एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट, एक प्लॉट खरीदने के लिए, लेकिन डरते हैं कहीं वो ठग ना जाएं क्योंकि दे आर नॉट अवेयर। उनके लिए ये पॉडकास्ट ऐसा होगा, वो देखेंगे, इसे सेव करेंगे, रेफर करेंगे और दूसरों को शेयर भी करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि उनके पास सही जानकारी पहुंचे। तो इसी इंक्लिनेशन के साथ शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, और हम लोग शुरू करेंगे एक रैपिड फायर के साथ, स्वागत, जिसमें जवाब बहुत क्रिस्प होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर, खतौनी चेक करने का सबसे आसान तरीका? upbhulek.gov.in। रजिस्ट्री के वक्त सबसे कॉमन गलती? ओसी पर ध्यान ना देना, बिना ओसी के प्रॉपर्टी इलीगल हो सकती है। लोडिंग फैक्टर कितना एक्सेप्टेबल है सर? 30 से 40% के बीच में। अंडर कंस्ट्रक्शन लें या रेडी टू मूव लें? डिपेंड करता है आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। लोन लेते वक्त सबसे कॉमन गलती क्या होती है? हम एक ही बैंक के पास जाते हैं, हमें कई बैंकों के पास जाकर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहिए। पोजीशन लेते वक्त 3 चीजें कौन सी जरूर चेक करें? ओसी, स्नैग लिस्ट और इनकम्प्लेंट सर्टिफिकेट। क्या प्रेफर करें, लोकल बिल्डर या एस्टैब्लिश ब्रांड? एस्टैब्लिश ब्रांड। एक मिडिल क्लास के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज या रियल एस्टेट? रियल एस्टेट इज ऑलवेज रियल। प्लॉट में ज्यादा फायदा या फ्लैट में ज्यादा फायदा? दोनों में फायदा है। सर, लखनऊ में ऑलरेडी रेट्स बहुत बढ़ गए हैं कि अभी भी समय है इन्वेस्ट करने का? अभी भी समय है इन्वेस्टमेंट करने का। मुझे लगता है रिंग रोड या किसान पथ इस समय सबसे हॉट सेलिंग एरिया है। क्या ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ अभी भी रियल एस्टेट में एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? अभी भी नहीं, हमेशा से कमाया जा सकता है। और सर, आखिरी प्रश्न, क्या आपको लगता है इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे वो अपने पैसे बचा पाएंगे? मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों के पास सही जानकारी पहुंचे। बहुत धन्यवाद सर। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट का पहला प्रश्न जो मेरे लिए, किसी भी एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बाइंग प्रोसेस में बहुत से ऐसे टर्म्स आते हैं, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। बिल्कुल। अचानक बता दिया जाता है ये गाटा नंबर अलग है, अचानक बता दिया जाता है खतौनी में देख लो। इन सब चीज़ों से मैप अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड है, ग्राम पंचायत से अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड है, ये सब सुन के कॉमन मैन जो कहीं आईटी में जॉब कर रहा है, किसी एडवर्टाइजिंग में जॉब कर रहा है, उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है सेलर के ऊपर। बिल्कुल। आपको और हमको वो चीज़ें पता है, तो मुझे लगता है कि अगर इस पॉडकास्ट में उस टर्म्स, उन डॉक्यूमेंट, उन प्रोसेसेस की बात की जाएगी तो एक अच्छा पैकेज बन जाएगा लोगों के लिए। तो वो मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल। रजिस्ट्री और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है सर? रजिस्ट्री एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट है। थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे सर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम सबका जवाब देंगे। रजिस्ट्री का मतलब है कि एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिससे द्वारा आप किसी संपत्ति के आपको मालिकाना हक मिल जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल एक वादा है भविष्य का कि भविष्य में आपको ये संपत्ति मिलेगी। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस, एक में आपकी ओनरशिप हो जाती है, तुरंत मालिकाना हक मिल जाएगा, दूसरे में भविष्य में आपको वादा किया गया है कि आपको ये संपत्ति मिलेगी। ये है। अच्छा सर, क्या फ्लैट में ऐसा होता है कि वो कंप्लीट ओनरशिप कभी आपको नहीं मिलती? मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि 99 साल की लीज होती है, 99 साल बाद आपको छोड़ देना है, जबकि जमीन हमेशा पुश्तों तक आपके पास रहेगी। नहीं, वो डिपेंड करता है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की लीज प्रॉपर्टी है। क्या फर्क है इन दोनों में सर? फ्री होल्ड में समय और स्वामित्व क्लियर रहता है, हमेशा के लिए आपका रहेगा। अगर कोई जमीन मेरे पास है जो फ्री होल्ड है, तो वो आजीवन मेरे पास ही रहेगी, उसका मालिकाना हक मेरे पास ही रहेगा। लीज की प्रॉपर्टी जो होती है वो एक टाइम बीइंग के लिए रहती है, उस संपत्ति
संपत्ति सरकार की ही रहती है, लेकिन वो एक समय के लिए मिलती है आपको। सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी आपने लीज पे लिया 99 साल के लिए, तो 99 साल के लिए संपत्ति आपकी, 99 साल के बाद संपत्ति सरकार के पास वापस चली जाएगी। नहीं तो क्या लीज प्रॉपर्टी पे बिल्डर एक अपार्टमेंट खड़ा करके लोगों को बेच सकता है? नहीं, फ्री होल्ड पे ही बेचता है, फ्री होल्ड पे ही बेचता है, बिल्कुल। जिस पर उसका मालिकाना हक रहेगा उसी पे वो बिल्डिंग खड़ी करेगा। सर 2-3 टर्म्स और हैं जब कोई फ्लैट लेने जाओ तो बताते हैं कि कारपेट एरिया तो ये है लेकिन बिल्टअप एरिया ये है, और दूसरा एक सुपर एरिया ये है। ये क्या फर्क है, ये क्या गणित है सर? ये कोई गणित नहीं है, ये जो किसी भी फ्लैट में जो एरिया आप यूज़ कर पाते हैं उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। जहाँ पर आप कारपेट बिछा पाएँ वो कारपेट एरिया है। बिल्टअप एरिया में आपके घर की दीवारें भी आती हैं, बालकनी भी आती है, और सुपर बिल्टअप एरिया में वो सारी कॉमन फैसिलिटीज़ आती हैं जो सोसाइटी में सभी लोग यूज़ करते हैं। लॉबी हो गया, लिफ्ट हो गया, सीढ़ियाँ हो गई, क्लब हाउस हो गया, ये सुपर बिल्टअप में आता है। तो सर जब मैं किसी फ्लैट को खरीदता हूँ तो पर स्क्वायर फीट रेट जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होगा ना कि आपको सुपर बिल्टअप पे लेना है कि कवर एरिया पे लेना है कि बिल्टअप पे लेना है? ये कोई एक डेवलपर का रेट हमेशा सुपर बिल्टअप पे ही रहता है। अच्छा। बट रेरा में कारपेट एरिया का मेंशन रहता है, तो आपको इससे मालूम चलता है कि वो कितना एरिया एक्स्ट्रा है जिसका पैसा आपसे लिया जा रहा है, उसी को हम लोडिंग बोलते हैं। वो परसेंटेज जो आप जिस एरिया को आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर कितना परसेंटेज आपसे एरिया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, क्योंकि कॉमन एरिया भी आप ही के लिए डेवलप हो रहा है, वो आप ही यूज़ करेंगे, तो वो सुपर बिल्टअप होता है। और ये जो लोडिंग कितनी एक्सेप्टेबल है इस पे थोड़ा एलैबोरेट करिएगा सर। देखिए 20 से 30% को आइडियल लोडिंग मानते हैं, लेकिन मार्केट में क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी रहती है, डेवलपर को टाइमली सब डिलीवरी भी करनी पड़ती है, तो जो एक एवरेज आता है वो कहीं मुझे लगता है 35 से 40% के बीच में एक एवरेज लोडिंग आती है। लग्जूरियस सेगमेंट में, प्रीमियम सेगमेंट में लोडिंग कभी कभी 40 के ऊपर भी जाती है, जहाँ पर लग्जूरियस क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं, तो वहाँ कहीं कहीं 40 भी टच कर जाती है, लेकिन जो एक एवरेज है वो 30 से 40 के बीच में रहता है। बट आइडियल मानते हैं 25 से 30% की लोडिंग हो तो, जैसे ओमैक्स में 28 से 33% के बीच की लोडिंग नॉर्मली रहती है। अच्छा। तो इसको एक मार्केट में एक आइडियल लोडिंग मानते हैं। क्या यही वजह है धीरे धीरे फ्लैट्स और कम स्क्वायर फीट में बनने लगे हैं? मतलब एक्चुअली फ्लैट बहुत छोटा है, बाहर एमिनिटीज बहुत हैं, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्या इसकी वजह ये भी है? नहीं, इसकी वजह ये नहीं। देखिए डेवलपर या कोई भी मार्केट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जैसी डिमांड रहती है वैसे सप्लाई होती है, तो ऐसा कोई फिक्स मापदंड नहीं है कि इसलिए कम हो रहा है। जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड रहती है कोई भी अच्छी कंपनी वही सप्लाई करती है। अच्छा सर, आपने रेरा की भी बात की, थोड़ा सा और बताइएगा रेरा क्या है एग्जैक्टली, कब से आ गया है ये? दूसरी बात, हम कैसे चेक करें, हमें कैसे पता चलेगा कि आप रेरा अप्रूव्ड हैं, आप रेरा रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है? रेरा भारत सरकार का एक कानून है जो 2016 में आया। ये यूपी का नहीं, ये भारत सरकार का। रेरा भारत सरकार का एक कानून है जो 2016 में आया। इसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जी। जिसका जो बेसिकली जो मेन एम है वो किसी भी बायर को किसी भी फ्रॉड से बचाने के लिए लाया गया है, कस्टमर्स के और बायर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए रेरा लाया गया है। तो इसीलिए नॉर्मली सरकार भी बोलती है कि जो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है उसी में कस्टमर को परचेज करना चाहिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है? कंपलसरी है रेरा, आज के टाइम रेरा कंपलसरी है। अगर आप रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, रेरा अप्रूव्ड नहीं है, तो आप भी कोई प्लॉटिंग या कोई भी फ्लैट, कोई इलीगल रहेगा, इलीगल है वो, दैट विल बी इलीगल। इसीलिए सरकार बोलती है, पेपर ऐड आते हैं कि भाई रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही आपको परचेज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में तो आप देखेंगे 70% जगह पे बिना रेरा अप्रूव्ड के प्लॉटिंग चल रही है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, तो मैं वही देखता हूँ, क्योंकि हमको तो अपने प्रोडक्ट में रेरा लाना है, तो हम रेरा अप्रूव्ड में ही काम करते हैं। कोई भी प्रीमियम डेवलपर, कोई भी बड़ा डेवलपर बिना रेरा के काम नहीं कर सकता है। इट इज़ अ रिस्क। नहीं, रिस्क नहीं, अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इलीगल है वो, इलीगल। अच्छा सर, एक डॉक्यूमेंट है और आप लेके भी आए हैं शायद वो डॉक्यूमेंट, ये खतौनी क्या होती है सर? खतौनी किसी भी गांव में किसी परिवार या उनके परिवार के समूह का जो जमीन का ब्यौरा होता है उसे खतौनी बोलते हैं। अच्छा। सपोज आपका परिवार या आप अकेले या आपके परिवार की ज़मीनें किसी गांव में हैं, तो वो जो पूरा ब्यौरा जिस पेपर पे रहता है उसको हम खतौनी बोलते हैं। पूरी डिटेल होती है उसके डिटेल होती है। अच्छा। यस, वो उसको हम खतौनी बोलते हैं, जो सरकार के पास दर्ज भी होती है। उसमें लगभग क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या डिटेल? आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा, कब से आपके पास ज़मीन चली आ रही वो रहेगा, ये सब जमीन का पूरा ब्यौरा रहेगा, आपकी ज़मीन का ब्यौरा रहेगा। और ये गाटा संख्या क्या होती है सर? गाटा संख्या, खसरा संख्या एक ऐसा नंबर है जो सरकारी
रिकॉर्ड में दर्ज रहता है। अच्छा। ठीक है ना। अर्पित जी के पास कितनी कौन सी ज़मीन कहाँ पर, उसका एक सरकारी नंबर होता है जो रिकॉर्ड में दर्ज रहता है। जैसे शहर में प्लॉट नंबर होते हैं, वैसे किसी भी कृषि भूमि को, ग्रामीण भूमि के ऊपर खसरा नंबर रहता है, गाता नंबर रहता है। तो एक तरीके से ये एक संख्या है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहती है, जिससे किसी भी इंसान की कौन सा खसरा नंबर किसी इंसान का, उसकी जानकारी मिल पाती है। जैसे शहर में प्लॉट नंबर होते हैं, गाँव में खसरा नंबर होता है। तो ये खसरा बड़ा होता है सर कि गाटा बड़ा होता है? दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। दोनों खसरा गाटा एक ही है। अच्छा, एक संख्या है। ग्रामीण जमीन की संख्या को खसरा या गाटा बोलते हैं। तो क्या ये कोई ऐसा पोर्टल भी है जिसपे हम चेक कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, upbhulek.gov पे जाएंगे तो आप चेक कर लेंगे। अच्छा, जो रैपिड फायर में अभी आपने बताया। बिल्कुल। तो ये वहाँ दर्ज रहता है कि आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक बात है। किसी भी पास के तहसील ऑफिस में जाके फिजिकल कॉपी भी ले सकते हैं, डिजिटली साइन कॉपी भी आप ले सकते हैं। तो ये रहता है। और सर एक चीज़ होती है दाखिल खारिज। हाँ, आपने दाखिल खारिज कराया कि नहीं कराया, दाखिल खारिज कराया कि नहीं कराया, क्या होता है? वैसे तो इतनी समझ है कि मतलब किसी दूसरे के नाम था, मेरे नाम चढ़ गया है, क्या इतना है? कुछ और भी है इसमें? पुराने मालिक की जगह नए मालिक का नाम जो दर्ज होता है वही दाखिल खारिज है। इसको नामांतरण भी बोलते हैं या म्यूटेशन बोलते हैं। सपोज आपने हमसे एक प्रॉपर्टी लिया, आपने रजिस्ट्री कराई हमसे, तो ये ऐसा माना जाता है कि रजिस्ट्री के बाद ये हमारे आपके कानूनी कार्रवाई की, उसको हमने एक तरीके से हमने अपनी संपत्ति आपको बेच दी, रजिस्ट्री हो गई। लेकिन बेचने के बाद 30 दिनों के अंदर आपको म्यूटेशन भी कराना है। दाखिल खारिज मतलब कि आपका नाम दाखिल किया जाएगा, मेरा नाम खारिज किया जाएगा। दाखिल खारिज ये होता है। तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जो है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे चढ़ता है। इसका एक अलग प्रोसेस बना दिया गया है कि वो म्यूटेशन आपको कराना है। ये सिर्फ जमीन में होता है कि फ्लैट में भी होता है सर? ये जमीन में होता है। जमीन में, फ्लैट में भी होगा। अगर आप फ्लैट बेचेंगे तो उसमें भी होगा। अच्छा। किसी भी संपत्ति में होगा। किसी भी संपत्ति जिसकी रजिस्ट्री होगी तो नए मालिक का नाम दर्ज होगा, दैट इज म्यूटेशन। अच्छा, और ये म्यूटेशन कभी भी कराया जा सकता है? नॉर्मली रजिस्ट्री के विदिन 30 दिन करा लेना चाहिए। हाँ, बहुत लंबा, जब तक आपका नाम ही नहीं आएगा तो आप हमेशा रिस्क में रहेंगे। तो इमीडिएटली आप रजिस्ट्री कराइए। लेकिन अगर अभी आपने नहीं कराया है तो आगे आप करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली समय सीमा में करा लेना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि 30 दिन में म्यूटेशन करा लेना चाहिए। ठीक बात है। तो ये बिल्डर्स करा के देते हैं? ये आप खुद कराओगे। अच्छा, ये खुद कराएंगे। ये वकील के थ्रू होता है? देखिए, नई प्रॉपर्टी होगी तो हम ही कराएंगे, आप ही कराए। हम जैसे आपने कहा हमसे नई प्रॉपर्टी ली तो आपकी रजिस्ट्री होगी, आपका म्यूटेशन होगा उस फ्लैट नंबर के सामने। अब कोई आप किसी से रीसेल में ले रहे हैं, दूसरे हाथ से, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, कस्टमर टू कस्टमर जा रहा है, तो म्यूटेशन कराना चाहिए। लेकिन इसीलिए लीगल कार्रवाइयों के लिए आपको एक अपने वकील रख लेने चाहिए जो इन सारी कानूनी कार्रवाई से आपको अपडेट करते रहे किसी भी कस्टमर को। ठीक बात जी। एक और सर्टिफिकेट है सर, ईसी। हाँ, ईसी क्या होता है सर? ईसी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है, या इसको हम हिंदी में भार प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। ये वो सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि कोई भी संपत्ति किसी भी तरीके की वित्तीय लेन देन या कानूनी दांवपेच से मुक्त है, भार मुक्त है। कोई लोन किसी ने नहीं लिया है, अच्छा। कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है। आप कोई प्रॉपर्टी लेने गए तो आपको उसका ईसी चेक कर लेना चाहिए कि किसी भी तरीके के भार से ये मुक्त है। इसीलिए इसको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं कि भार मुक्त है। फाइनेंशियल बिल के ऊपर लोड कहीं नहीं, कानूनी दांवपेच में नहीं, किसी ने इसके ऊपर लोन नहीं लिया। अच्छा, आज नहीं 10 साल पहले नहीं लिया था, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये भार प्रमाण पत्र हमको चेक कर लेना चाहिए। कोई कैसे चेक करते हैं सर? ये तहसील से चेक करते हैं। तहसील से चेक करते हैं। अच्छा, और ये ड्यू डिलिजेंस होता है, किसी अपने वकील को रख के आप इसको चेक करा लीजिए। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल सर्टिफिकेशन है जिसको चेक जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही एक चीज है सीसी। हाँ, सीसी क्या है सर? सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट है कि ये सरकार या कोई नगर निगम या विकास प्राधिकरण इशू करता है कि कोई भी संपत्ति अब कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट का सेंस है कि जो नक्शा अप्रूव हुआ था, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो चुकी है, इसलिए अब ये यूज़ करने के लायक है। अगर आपने फ्लैट लिया कहीं तो उस फ्लैट में फायर की एनओसी आ गई है, लिफ्ट की एनओसी आ गई है, स्ट्रक्चर की एनओसी आ गई है, बिल्डिंग कंप्लीट है, जो मानचित्र पास किया था वैसे ही कंप्लीट है, तो सीसी आती है। मतलब जिस वक्त उन्होंने रजिस्टर किया था, जो मैप सबमिट किए थे, जो प्रोविजंस दिखाए थे, वो एक्चुअली अब ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो गए हैं। प्रोविजन और कंप्लायंसेस दोनों, कंप्लायंसेस भी दोनों। ठीक बात है। अच्छा, एक सीसी और है, वो है ओसी। ये क्या होता है सर? ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है कि उस बिल्डिंग का निर्माण नियम कानून से हुआ है कि नहीं हुआ है।
अच्छा, बिल्डिंग का निर्माण नियम कानून से हुआ है, जोनिंग के हिसाब से हुआ है, नगर निगम इशू करता है कि इस बिल्डिंग का निर्माण इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये कंप्लाइंसेस में ही कंप्लीट किया था। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि नाम इसका है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी बिल्डिंग नगर निगम हर एरिया का हर जोनिंग करता है, नियम बनाता है, उस हिसाब से वो बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं, उसको हम ओसी बोलते हैं। और जब वो उस हिसाब से अप्रूव होकर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम सीसी लेकर आते हैं, नियम से बनाई गई बिल्डिंग है कि नहीं। ठीक बात है। Yes. अच्छा सर, दो लेटर हैं, एक अलॉटमेंट लेटर, एक पोजीशन लेटर, ये दोनों क्या है, दोनों में फर्क क्या है सर? जब आपने कोई प्रॉपर्टी बुक की तो उसको हम आपको अलॉटमेंट लेटर देते हैं। मान लीजिए आपने हमारे यहाँ एक प्रॉपर्टी बुक की तो हम आपको आपकी बुकिंग अमाउंट के अगेंस्ट एक अलॉटमेंट लेटर देंगे कि ये फलाना संपत्ति अर्पित जी के नाम पर बुक कर दी गई है। और पोजीशन सर्टिफिकेट होता है जब आपकी संपत्ति कंप्लीट हो गई, आप उसमें जब रहने जा रहे हैं तो आपको लेटर मिलेगा, पोजीशन लेटर कि ये मैंने आपको दे दी, कब्जा हो गया, अब आप हो उसके लीगल मालिक हो गए, आपने सारी अपनी ड्यूज क्लियर कर दी, पूरा आपने अपना लोन चुका दिया, आपने बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया, अब आप उस संपत्ति के कब्जा लेने के आपका मालिकाना हक है। ठीक बात है सर। सेल एग्रीमेंट और सेल डीड अलग चीजें ही, या एक ही है? अलग चीज़ है। सेल एग्रीमेंट वही मैंने बताया जैसे कि ये भविष्य का एक वादा है कि फला प्रॉपर्टी आपको दी जाएगी, और सेल डीड में उस प्रॉपर्टी पे इमीडिएटली रजिस्ट्री हो रही है, आपको तत्काल मालिकाना हक दिया जा रहा है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये सर्कल रेट और मार्केट रेट, ये टर्म्स बहुत चलते हैं। बिल्कुल। ये क्या है एग्जैक्टली? सर्कल रेट क्या होता है? सर्कल रेट वो न्यूनतम दर है जिसके नीचे हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं किसी भी संपत्ति की, और मार्केट रेट वो है जो मार्केट में चल रहा है। सरकार एक सर्कल रेट फिक्स करती है कि ये संपत्ति इस रेट से नीचे कोई भी नहीं बेच सकता है, लेकिन उस संपत्ति की अगर डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो उसका मूल्य सर्कल रेट से ज़्यादा भी हो सकता है, उसको मार्केट रेट बोलते हैं। अगर बहुत हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी है तो कोई भी डेवलपर उस पर प्रीमियम लेके उसको बेचता है, तो वो होता है मार्केट रेट कि भाई मार्केट में प्रॉपर्टी इतने में मिल रही है, लेकिन सरकार बोलती है कि आप कितने में भी बेचिए लेकिन इस दाम से नीचे आप इसको नहीं बेच सकते हैं। तो क्या स्टैम्प ड्यूटी भी हमको सर्कल रेट पे देनी होती है, मार्केट रेट पे? स्टैम्प सर्कल रेट पे, सर्कल रेट पे देनी होती है। और सर ये स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। स्टैम्प ड्यूटी आप किसी भी संपत्ति का लेन देन कर रहे हैं तो सरकार उस पर आपसे एक फीस लेती है, तो वो एक तरीके से स्टैम्प ड्यूटी होती, फीस हो गई। और रजिस्ट्रेशन फीस होती पंजीकरण। आपने कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया तो आपका सरकार में उसकी पंजीकृत करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं, तो पंजीकरण शुल्क है। दोनों अलग है, दोनों अलग चीज़। बिल्कुल। संपत्ति का लेन देन किया उसके ऊपर एक सरकार चार्ज लेती है, वो स्टैम्प ड्यूटी है, और उसका रजिस्ट्रेशन सरकार करती है, वो एक रजिस्ट्रेशन फीस है। अच्छा सर, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी को मिली हुई है उसके थ्रू किसी प्रॉपर्टी को खरीदना सुरक्षित है सर? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पावर अटॉर्नी के थ्रू खरीदी गई संपत्ति पे कोई मालिकाना हक आप नहीं कर सकते हैं, सेफ नहीं है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक कन्वर्जन जो है कि लैंड यूज क्या है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इसको थोड़ा एलेबरेट करिए सर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन मचा हुआ है। सरकारी जो संस्थाएं हैं जैसे विकास प्राधिकरण, वो हर शहर का एक मास्टर प्लान बनाता है। उस मास्टर प्लान में सरकार अलग अलग एरिया के अलग अलग ज़मीनों का एक लैंड यूज़ डिसाइड करता है कि इस ज़मीन पर आप केवल रेजिडेंशियल प्लॉट बना सकते हैं, या दूसरी ज़मीन पे आप केवल कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, या तीसरी ज़मीन है जिस पे आप केवल कृषि कर सकते हैं, या चौथी ज़मीन जिस पे आप केवल कोई उद्योग लगा सकते हैं। तो सरकार ने अलग अलग ज़मीन का एक लैंड यूज़ डिसाइड करके रखा है, तो उस लैंड यूज़ की ज़मीन पर वही काम होना चाहिए। अगर कोई ज़मीन पर रेजिडेंशियल का लैंड यूज़ है, मतलब वहाँ केवल रिहायशी एरिया ही बनेगा, रिहायशी बिल्डिंग ही बनेगी। किसी अगर लैंड पे कोई अगर कमर्शियल का लैंड यूज सरकार ने डिसाइड किया है तो उस पर केवल कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। तो ये मास्टर प्लान में सरकार निर्धारित करती है कि किस जमीन पर कौन सी एक्टिविटी वो अलाउ करेगी। तो मान लीजिए अगर कोई एग्रीकल्चर वो थी, लैंड थी, लेकिन उस एरिया में नगर निगम भी आ गया है, तो क्या उसको कन्वर्जन कराना है रेजिडेंशियल में, कि अब उसको हम प्लॉटिंग करके बेच सकते हैं? नहीं, उसको कन्वर्जन कराना है, बिल्कुल करना है। ये गलत है, ये गलत धारणा है। हर जमीन का लैंड यूज सरकार फिक्स करती है,
विकास प्राधिकरण की सीमा के अंदर अगर उस ज़मीन पे कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं जो उस लैंड यूज़ से इतर है तो आपको लैंड यूज़ चेंज कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो इलीगल माना जाएगा। कोई भी ज़मीन जो नगर निगम के अंतर्गत है, मान लीजिए कृषि की भूमि, इसका मतलब ये नहीं उसको आप काट के बेच सकते, उसका लैंड यूज़ चेंज होगा, उसके बाद ही उस पर आप कोई कारोबार या कोई उसको आप बेच सकते हैं। और उसको चेक कैसे कर सकते हैं, किसी भी ज़मीन का लैंड यूज़ कैसे चेक कर सकते हैं? मास्टर प्लान पे, विकास प्राधिकरण की साइट पे जाएंगे, वहाँ उस शहर का मास्टर प्लान रहता है, वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। चेक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक बात है। हर 10 साल पे सरकार एक मास्टर प्लान निकालती है जो बढ़ती आबादी और विकास के क्षेत्रों को देखते हुए लैंड यूज चेंजेस भी होते हैं, तो उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक बात। बिल्कुल। अच्छा, ये मैप अप्रूवल का क्या सिस्टम है कि भाई आपने मैप अप्रूव कराया है कि नहीं, इस सोसाइटी का, इस अपार्टमेंट का, वो किससे होता है? एलडीए से होता है, नगर निगम से होता है, ग्राम पंचायत से होता है? इसको थोड़ा एलेबरेट करिएगा। देखिए, सरकार एक बाईलॉज बनाती है, बिल्डिंग बाईलॉज, उसी बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से कोई भी मैप अप्रूवल होते हैं। डिपेंड करता है ज़मीन कहाँ पर है। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग प्राधिकरणों के अंदर में आते हैं, अलग अलग संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। कुछ ज़मीनें आवास विकास में आती है तो वहाँ पर मैप आवास विकास पास करेगा, जो ज़मीनें प्राधिकरण में आती हैं वो ज़मीन प्राधिकरण उसका मैप पास करेगा। लेकिन बिल्डिंग बाईलॉज सरकार बनाती है, उस बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से नक्शे पास किए जाते हैं। दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से पास किए जाएंगे और जिस अथॉरिटी को पावर है वही पास करेगा। विकास प्राधिकरण के लिमिट के बाहर जो भी ज़मीनें होती हैं वो आवास विकास की होती हैं, तो उसके नक्शे आवास विकास में पास होते हैं। जिन जिन शहरों में विकास प्राधिकरण है वहाँ नक्शे विकास प्राधिकरण पास करेंगे। विकास प्राधिकरण एक मास्टर प्लान बनाता है जिसकी एक लिमिट होती है कि यहाँ तक विकास प्राधिकरण की हद है, उस हद तक जो भी नक्शे पास होंगे वो विकास प्राधिकरण ही पास करेगा। लेकिन जैसे मैं नॉर्मल आपसे बात करूं कि लखनऊ में ज़्यादातर जगह पे एग्रीकल्चर लैंड थी और उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया, लोगों ने खरीदा और वहीं रोड बन गई, वहीं पे अपना घर बना लिया। ना मैप अप्रूव है, ना लैंड कन्वर्जन है, तो क्या आगे चल के कोई दिक्कत हो सकती है? आगे नहीं, कभी भी दिक्कत हो सकती है। उसको तो अवैध बोलते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट बार बार पेपर में प्रचार करती है कि इलीगल कॉलोनीज में प्लॉट ना लें, नॉन रेरा फ्लैट ना लें। गवर्नमेंट हमेशा बार बार बोलती रहती है, तो जानकारी के साथ ही कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहिए जी। इसीलिए मैंने पहले कहा कि रेरा अप्रूव्ड हो, प्रीमियम बिल्डर हो, रिनाउंड बिल्डर हो, तो ज़्यादा आपके पैसे, इसीलिए तो रेरा आया है कि कोई भी परचेजर या बायर किसी भी तरीके से धोखाधड़ी से बचा रहे। ठीक बात है जी। एनओसी किन किन चीज़ की लेनी होती है सर? क्या कौन कौन सी एनओसी चेक करनी चाहिए हमें? एनओसी नॉर्मली जैसे किसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है तो वहाँ पर लिफ्ट की एनओसी, फायर की एनओसी, पॉल्यूशन की एनओसी, ये मैंडेटरी एनओसीज हैं। कहीं कहीं पर जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट होती हैं तो वहाँ पर वाटर की एनओसी भी लग सकती है। जी जी जी। हाँ, तो बेसिकली जो लखनऊ शहर की अगर हम बात करें तो किसी भी बिल्डिंग के लिए लिफ्ट की एनओसी, फायर की एनओसी, पोल्यूशन की एनओसी, ये 3 एनओसी तो देखनी ही चाहिए। बिल्कुल मैंडेटरी। और ये क्या बिल्डर्स दे देते हैं कस्टमर्स को देखने के लिए? ये पब्लिक फोरम पे रहती हैं। पब्लिक फोरम पे। बहुत इसके बाद ये सारी एनओसीज हासिल होने के बाद ही कोई भी प्राधिकरण कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है। तो एनओसीज तो मैंडेटरी है। एक लिस्ट ऑफ एनओसीज है कि किस किस एरिया में कौन कौन सी एनओसीज लगेंगी, वो पूरा करने के बाद ही सीसी मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक बात है। अच्छा सर, अगर कोई प्रॉपर्टी बैंक अप्रूव्ड है, हाँ, तो क्या वो पूरी तरीके से सेफ हो गई, आंख बंद करके ले लिया जाए उसे? बैंक अप्रूव्ड मतलब बैंक सेफ है, बैंक का पैसा सेफ है, आपको उसके ऊपर पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। अच्छा। बैंक अप्रूव्ड मतलब बैंक ने अपने हिसाब से जो बैंक को होम लोन करने के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एक टेक्निकल उसकी लिस्ट होती है, वो उनको चेक करता है। बैंक जो लोन देता है, बैंक पहले अपनी सेफ्टी देखता है, कस्टमर को अपनी सेफ्टी देखनी है, तो कस्टमर को भी ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। बैंक अप्रूव्ड इसका मतलब ये नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी सेफ है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई रिनाउंड बिल्डर डेवलपर नहीं है और उसने बैंक अप्रूवल करा लिया है, क्या NBFC से करा लिया है, जिसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी पूरी सेफ है। तो एक बार आपको अपनी तरफ से भी एक ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए। बैंक अप्रूव मतलब बैंक का पैसा सेफ है, वो अपना अरेंजमेंट किया कि भाई बैंक का पैसा कहीं डूबेगा नहीं। कस्टमर को अपने फ्लैट के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए खुद का ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। ठीक बात है। और ये सर अप्रूव्ड लेआउट, अप्रूव्ड मैप होता एग्जैक्टली क्या है? एक अपार्टमेंट के केस में, एक सोसाइटी
के केस में क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट ने बाईलॉज बनाए हैं कि किस एरिया में कितना बिल्टअप अलाउ है, किस एरिया में कितना एफएआर है, कितना ऊंचा बिल्डिंग आप ले जा सकते हैं, क्या मानक है बिल्डिंग बनाने के, वो बिल्डिंग बाईलॉज में सरकार ने डिफाइन किया हुआ है। उसके हिसाब से जो भी बैंड बनते हैं, मैप बनते हैं, वो मैप अप्रूव्ड बोला जाता है, जिसको विकास प्राधिकरण करता है। अगर विकास प्राधिकरण की सीमा में है तो विकास प्राधिकरण वो मैप अप्रूव करेगा, और अगर आवास विकास की सीमा में है तो आवास विकास वो मैप अप्रूव करेगा। बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से पास किए गए मैप अप्रूव्ड मैप कहलाते हैं। सर मुझे लगता है कि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत कम समय में इतनी जानकारी मिल गई है, देयर इज नो एंड टू इट। राइट। हम जितना ज़्यादा अपने आप को अवेयर कर सकें, लेकिन मुझे लगता है इतने कम समय में ये पैकेज बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात समझना चाहूँगा सर कि जब किसी के दिमाग में कोई भी प्रॉपर्टी या फ्लैट लेने का विचार आता है, इस पोजीशन से लेके उस पोजीशन तक जब वो उस फ्लैट में शिफ्ट कर गया है, बहुत सी स्टेजेस होती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट आप उन स्टेजेस को बाइफरकेट कर दीजिए। मुझे लगता है सबसे पहले किसी भी कस्टमर को या बायर को ये पता होना चाहिए कि उसका बजट कितना है। सबसे पहले बजट के बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बजट में उसको कहाँ प्रॉपर्टी मिल रही है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ वो चाहता है। लोकेशन तो पहले वो अपना बजट डिसाइड करे, फिर वो रिसर्च करे कि उसको क्या चाहिए, कितना उसको एरिया चाहिए, कितना कारपेट एरिया चाहिए, कितने रूम चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, वहाँ से कितनी दूर हॉस्पिटल्स हैं, कितनी दूर बच्चों का स्कूल है। प्रॉपर रिसर्च करे। रिसर्च करने के बाद देखे कि जो उसकी रिसर्च में जो उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, वो किन किन डेवलपर्स के पास, किन किन रियल एस्टेट कंपनीज़ के पास उस रिक्वायरमेंट की इन्वेंट्री अवेलेबल है, वो उनके पास जाए। फिर वो साइट विज़िट करे। केवल प्रॉपर्टी सुनना ही प्रॉपर्टी खरीदना नहीं, प्रॉपर्टी देखना भी प्रॉपर्टी खरीदना है। ठीक है। तो एक बार उसने रिसर्च कर लिया तो उसको जाना पड़ेगा, साइट विज़िट कर आए। उसके बाद साइट विज़िट के बाद वो अपने बजट को अरेंज कैसे करेगा, क्या वो लोन लेगा, क्या उसकी सेविंग है, क्या वो अपनी एफडी ब्रेक करेगा। तो एक बार वो बैंक के पास जाए, अपनी बैंकिंग रिक्वायरमेंट को देखे। उसके बाद देखे कितना उसको लोन लेना है। जो लोन मिल रहा है पूरा लोन नहीं ले लेना है। नॉर्मली आदमी को अपने जो भी उसकी इनकम होती है उसका 40 से 50% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए, स्कूल की एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए। तो उसके बाद वो अपनी बैंकिंग की सुविधाएं देखे कि मुझे बैंकिंग से कितना लोन लेना है, कितना मेरे पास सेविंग है। उसके बाद वो देखे कि भाई पूरी जो प्रॉपर्टी वो लेने जा रहा है उसका कितना जस्टेशन पीरियड है, 2 साल में चाहिए कि 3 साल में चाहिए, कब तक पूरा होने वाला है, रेरा है कि नहीं, डेवलपर प्रीमियम है कि नहीं, टाइमली पूरा करता है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको एक प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो जो टोटल स्टेजेस हुई, पहली हुई उसका बजट, दूसरा उसको किस एरिया में चाहिए, तीसरा किस लोकेशन में चाहिए, चौथा किस डेवलपर से चाहिए, पांचवा उसकी बजट पूरा कैसे करेगा, छठा प्रॉपर्टी उसको मिलेगी कब, और सातवां कब वो शिफ्ट करेगा। तो ये 6-7 स्टेजेस हैं जिसमें किसी भी आम जनता को, बस कस्टमर को अपनी नीड के हिसाब से सर्च करना चाहिए। अच्छा सर, जब वो कोई एक प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो वो कौन सी 5 ज़रूरी चीज़ें हैं जो बिल्डर में ज़रूर पता करें? बिल्डर से ज़्यादा सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में पता करें। पहली बात, प्रॉपर्टी का रेरा है कि नहीं। रेरा जब से आया है तो रेरा किसी भी कस्टमर को, किसी भी बायर को किसी तरीके की धोखाधड़ी से बचाने के लिए आया है। तो सबसे पहला है रेरा। दूसरा है बिल्डर से मेरा मतलब है डेवलपर। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कब से काम कर रहा है, कितने प्रोडक्ट उसने डिलीवर किए तो टाइमली डिलीवर किए हैं कि नहीं किए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसकी कैसी है। ये कैसे पता करें सर, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसकी कैसी है? पास्ट लीगेसी से उसकी क्रेडिबिलिटी मालूम चल जाती है। मतलब उनके और प्रोजेक्ट्स में जाके विजिट करें और देखें। बिल्कुल, जहाँ उसने डिलीवरी दी है। आज के टाइम में गूगल के ज़माने में आप यहाँ बैठकर दिल्ली में किसी भी बिल्डर की जानकारी ले सकते हो। गूगल है, उसके पास डिलीवरीज हैं, फीडबैक्स रहते हैं, रिव्यू रहते हैं, और साइट विजिट भी रहती है। साइट विजिट में जाके देखें कहीं सीपेज तो नहीं है पुरानी बिल्डिंग्स में। बिल्कुल। देखिए, सीपेज और लीकेज अब पुरानी बातें हो गई। अब माइवान टेक्नोलॉजी आने के बाद लीकेज, सीपेज, कलरिंग, इसकी समस्याएं तो फ्यूचर में भी नहीं होने वाली हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं कि रेरा है कि नहीं, बिल्डर रिलायबल है कि नहीं, टाइमली एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं। मुझे लगता है इसके बाद आदमी कहीं भी अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये किस टेक्नोलॉजी की सर आपने बात की? इसको माइवान एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो एक
एल्युमिनियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम होता है, जिसमें कोई लीकेज या सीपेज की संभावना नहीं रहती है। लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें एल्युमिनियम की शटरिंग होती है और कंस्ट्रक्शन फास्ट भी होता है और एक तरीके से फ्लॉलेस कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ सीपेज की कोई समस्या कभी नहीं रह जाती है। तो क्या वो लोग मेंशन करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर माइवन रहे हैं? टेक्नोलॉजी थोड़ा महंगी होती है तो इसको नॉर्मली प्रीमियम डेवलपर ही यूज़ कर पा रहे हैं, तो मेंशन करते हैं। आज के टाइम में एक तरीके से यूएसपी है वो, किसी भी अच्छे बिल्डर की, अच्छे डेवलपर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए माइवन एक यूएसपी बन चुका है। ओमेक्स यूज कर रहा है उसे? बिल्कुल यूज़ कर रहा है। हमारे जितने नए प्रोजेक्ट हैं, रीजेंट, लिंकन, कासिया, वहाँ पर हम माइवन ही यूज़ कर रहे हैं। हम लोग विश्वास करके एक पैकेट खोलते हैं चिप्स का, बिस्किट का, मुंह में रख लेते हैं, अपने बच्चे के मुंह में रख देते हैं और ट्रस्ट होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जैसे ही आते निकले, यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है इसकी और ओमेक्स इसके लिए क्या कर रहा है ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए? देखिए, कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या कोई बड़ा डेवलपर फेल हो जाता है, उससे ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है और ये एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है जो हम लोग सुनते रहते हैं। बट अगर अब अमूमन देखा जाए तो आज के समय में रेरा आने से पहले भी प्रीमियम डेवलपर अच्छा काम करते थे। रेरा आने के बाद तो सभी डेवलपर्स को रेरा के नॉर्म्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा बहुत हो सकता है, बट नॉर्मली बड़े डेवलपर अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ओमेक्स की बात है, हमको ऑलमोस्ट 39 ईयर्स हो चुके, 40 साल होने वाले हैं। तो 40 साल कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो उसका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है मार्केट में। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर हम लोग रिपीटेड कस्टमर हमारे पास आते हैं, रिफरल्स आते हैं, हमारे मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। जब एक बार आपने अच्छा डिलीवर कर दिया तो लॉयल्टी बन जाती है। लॉयल्टी बन जाती है। तो ट्रस्ट डेफिसिट वहीं पर है जहाँ लोग फास्ट हैं। ऑनेस्टी इज़ ऑल अबाउट गोइंग स्लो एंड परफॉर्मिंग। तो ट्रस्ट डेफिसिट इतना नहीं है, हमें तो नहीं लगता। हम तो 40 साल से काम कर रहे हैं, वो 8 शहरों में हैं, 32-33 शहरों में हैं, 8 राज्यों में हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट होता रहता है, कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, लेकिन मोर और लेस बड़े बड़े डेवलपर्स अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक बात है सर। लखनऊ की अगर बात करेंगे तो लखनऊ में शहीद पथ के बाएं और दाएं अचानक मतलब बहुत डेवलपमेंट हो गया। ज़मीनों के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाई राइजेस आप देखते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स आप देखते हैं, 10 चीज़ें आप देखते हैं। दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट सिटी नाउ। राइट। अब नेक्स्ट क्या? क्योंकि आप लोग तो काफ़ी लंबी प्लानिंग करते हैं, तो मैं अपने ऑडियंस के लिए भी, उन बायर्स के लिए भी आपसे जानना चाहूँगा, अब हॉट लोकेशंस कौन सी हैं? लखनऊ की हॉट लोकेशन आज के टाइम में रिंग रोड है। रिंग रोड किसान पथ जो 104 किलोमीटर का रिंग रोड है, ये हॉट प्रॉपर्टी है। अब नया डेवलपमेंट जो भी होगा वो रिंग रोड के इर्द गिर्द ही होगा। किसी मेट्रो शहर में आप जाइए तो नॉर्मली पूरा डेवलपमेंट रिंग रोड में ही होता है, क्योंकि रिंग रोड में मोबिलिटी ईजी रहती है। आप कहीं भी जाना होता है आप आराम से पहुंच जाते हैं, शहर में बिना गए आप शहर के दूसरे कोने पहुंच जाते हैं। तो लखनऊ में की जो ये किसान पथ बना हुआ है, रिंग रोड बना हुआ है, यहाँ पर नया डेवलपमेंट होने वाला है। हमारे इन्वेस्टर्स को आपने टिप दे दी है सर। ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपर्स आ भी चुके हैं, हमारी टाउनशिप भी वहीं रिंग रोड पर है। तो रिंग रोड इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ लखनऊ। आने वाले 10-15 साल रिंग रोड के लिए मारामारी रहेगी, और जो भी आज के टाइम में वहाँ अर्ली मूवर रहेगा ही विल डेफिनेटली गेन सम प्रॉफिट, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कोई नई माइग्रेटरी पॉपुलेशन हो रही, वो सभी के लिए रिंग रोड इस समय एकदम अच्छी जगह है लेने के लिए। क्योंकि शहीद पथ आपने देखा मोटा मोटा फुल हो चुका है, सैचुरेट हो गया है। तो नया जो इन्वेस्टमेंट है, जो नया डेवलपमेंट है, वो रिंग रोड है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ओमेक्स का फोकस किस पे है? मासेस पे है, मिडिल क्लास पे, अपर मिडिल क्लास पे है, या लग्जरी पे है? ओमेक्स हर क्लास के लिए काम करता है। ओमेक्स का अगर इतिहास आप देखेंगे तो ओमेक्स हर क्लास के लिए काम करता है। रेजिडेंशियल में भी है, कॉमर्शियल में भी है, ट्रिपल-P मॉडल में भी है। गवर्नमेंट के साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ बिना क्रेडिबिलिटी कोई काम नहीं कर सकता है। तो हमारा बहुत बड़ा स्टेक हमारा गवर्नमेंट के साथ भी है। तो हम हर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट भी मिक्स हैं। मतलब हम रेजिडेंशियल में भी हैं, प्लॉटेड में भी हैं, हाई राइज में भी हैं, कॉमर्शियल में भी हैं, स्टूडियोज़ में भी हैं, एंकर शॉप्स में भी हैं, होटल्स में भी हम भी नई एंट्री हम करने जा रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है, और हर वर्ग के लिए हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। और ओमेक्स का जो एक इन्वेस्टर बेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो हमारे पास रिपीटेड कस्टमर्स काफ़ी आते हैं, रिफरल्स खूब आते हैं।
तो मतलब माउथ पब्लिसिटी से लोग हमारे पास आते ठीक हैं। बात है। अगर आप शहीद पथ सबसे को- बड़ी पब्लिसिटी माउथ पब्लिसिटी है। शहीद पथ को अगर आप देखिए या लखनऊ शहर को देखिए, तो लखनऊ शहर में पहली बार हाई राइज का कॉन्सेप्ट ओमैक्स ही लेकर आया था। आप स्टार्ट करिए ओमैक्स हाइट से, जो गोमती नगर में जी, है। जी, जी। तो ओमैक्स हाइट हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, वाटर स्केप हो गया, द पैलेस हो गया। अगर आपने देखा होगा जो अपना पैलेस अब तो हर रील में पैलेस दिखाई देता है। जी, जी। तो हमने हर वर्ग को कैटर किया है, और इसीलिए कि इतना लंबा विश्वास जनता का हमारे साथ है। हम जहाँ भी जाते हैं, हमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया वो क्लियर है। हम कस्टमर सेंट्रिक हैं, हर वर्ग के लिए हम काम करते हैं और बेस्ट टू बेस्ट कस्टमर को दे के जाते हैं। जी, जी। हमें प्रॉफिट लॉन्ग रन में मिलेगा। ठीक बात है। शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग रन में प्रॉफिट है, बिकॉज लॉन्ग रन में आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश होती है। तो हम 40 साल से काम कर रहे हैं, तो हम हर जगह काम कर रहे हैं। एग्री सर, देयर इज अ हम्म, शिफ्ट इन द सेंस कि पहले अगर रियल एस्टेट की बात करें तो ये बहुत लोकलाइज्ड अफेयर था। यस यस। ठीक है, और अब बहुत से ब्रांड, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स इस वक्त इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट। तो ये एक शिफ्ट। दूसरा शिफ्ट अगर हम लोग देखते थे तो बहुत ही रफ रगेड काइंड ऑफ पीपल इसमें जुड़ते थे, लेकिन आज वाइट कॉलर जॉब करने वाले बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें एम्प्लॉयमेंट, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं आज के यूथ के लिए मैं बात कर रहा हूँ? ये आपने एकदम सही कहा है कि इधर पिछले 10 सालों में हुज हु ऑफ कॉरपोरेट, आप किसी भी बड़ी ब्रांड का नाम लीजिए, वो रियल एस्टेट में है। ये सिर्फ यही दर्शाता है कि रियल एस्टेट में रियल काम हो रहा है। स्ट्रक्चर्ड चीजें अब आ रही हैं। स्ट्रक्चर्ड चीज़ें आ रही हैं। पहले स्ट्रक्चर नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी कम थी, तो अब रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी आ गई, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ स्ट्रक्चर्ड हो गए हैं, और डेवलपमेंट समय की डिमांड भी है। तो हर बड़ा ब्रांड रियल एस्टेट में आ रहा है, इसलिए इसमें अब स्किल डेवलपमेंट की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। एवरीथिंग इज़ रियल एस्टेट। अगर खेती के बाद कोई सबसे बड़ा सेक्टर है जो जॉब दे रहा है, तो रियल एस्टेट है। अस्पताल वहाँ जहाँ बच्चा जन्म लेता है, वो भी रियल एस्टेट है। मोर्चरी जहाँ अंतिम आखिरी, वो भी रियल एस्टेट है। तो हर बिल्डिंग रियल एस्टेट है, जो भी आप देख रहे हैं खेती के अलावा। एंगल से भी कहना चाह रहा था सर कि जैसे अगर कोई अभी लड़का है, वो पढ़ रहा है और वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबल। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबल। वो रिस्की बिजनेस भी कर रहा है कि मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, मैं फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, अभी भी एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर 12th का एक बच्चा कहता है कि मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, अभी तक ये महसूस होता था कि भाई आप फिल्म मेकिंग में चले जाओ, इतना रिस्की बिजनेस है, लेकिन ठीक है। लेकिन जैसे आप कहते हो मैं रियल एस्टेट जाना चाहता हूँ, मैं ज़मीन की खरीद फरोख्त करना चाहता हूँ, मैं बिल्डिंग बना के फ्लैट बेचना चाहता हूँ, तो एक तो इसको बहुत रिस्की मानते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मानते हैं, स्टेबल नहीं मानते हैं। तो क्या अब ये चेंज आ रहा है कि इसको भी एक प्रॉपर करियर ऑप्शन की तरह देखा जा सकता है? बिल्कुल चेंज आ रहा है, समय आ भी गया है कि क्योंकि रियल एस्टेट ही रियल एक डेवलपमेंट हो रहा है देश में, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि इसमें जैसा आपने बोला कि पहले ज़्यादा रगड़ रफ लोग हुआ करते थे, अब पॉलिश्ड और हर कॉर्पोरेट आ रहा है, तो उनकी एक डिमांड भी है। जब कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनीज आएंगी, तो उनको मैन पावर भी चाहिए। तो अगर वो ट्रेंड मैन पावर रहेगी, स्किल्ड मैन पावर रहेगी, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक बात है। पहले रियल एस्टेट की कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती थी, बट अभी पिछले मैंने देखा है 4-5 सालों में रियल एस्टेट ट्रेनिंग के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपीयर हो रहे हैं जो दिख रहे हैं। तो अब रियल एस्टेट एक शिफ्ट आ रहा है कि उसको भी लोग एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, और एज ए इंडस्ट्री ये स्टेब्लिश हो रहा है। ठीक बात है, रियल एस्टेट भी एज ए इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड भी है, लुक्रेटिव है। रियल एस्टेट में सैलरी हमेशा अच्छी रहती है बाकी सेक्टर से, क्योंकि ग्रोथ फास्ट है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, स्किल डेवलपमेंट का स्कोप है, और एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप तो है ही है। तो अगर दो चार लोग भी चाहें तो मिलके एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं या प्लॉटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली कैपिटल इंटेंसिव है, बट फ्यूचर इसमें है। ठीक बात है सर। आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा कि ओमेक्स की जो टॉप लीडरशिप है, क्या विजन है उनका, किस थॉट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं सर? ओमेक्स का जो मोटो है, वो है, लोगो जो है वो है, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो सपनों को साकार कर रहे हैं, 40 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छे घर बनाएं, कस्टमर को अच्छा घर दें, अच्छी प्राइसिंग में दें, टाइमली घर दें, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो, और जितना हो सके न्यूशन बिल्डिंग में अपना सपोर्ट कर सके। इसीलिए एज अ कंपनी हम
ट्रिपल-P मॉडल पे काफ़ी काम कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि नेशन बिल्डिंग में हमारा भी एक योगदान रहे। तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलके पूरे उत्तर प्रदेश में हमने 6-7 अच्छे बस पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। अभी हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी घुसने वाले हैं। हम 13 शहरों में 19 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। तो हम लोग हॉस्पिटैलिटी में, रियल एस्टेट में, गवर्नमेंट के साथ ट्रिपल-P मॉडल में इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमारा भी योगदान रहे नेशनल बिल्डिंग में। ठीक बात है। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, जैसे आप ओमैक्स चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक जैसे जैक में एक अच्छा मॉल बनाना ओमैक्स का अचीवमेंट रहा है। लखनऊ में ओमैक्स द पैलेस है, ओमैक्स हजरतगंज है। तो ये एक तरीके से सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये एक माइलस्टोन भी है, ठीक है। एक लैंडमार्क भी है। लखनऊ का लैंडमार्क ओमैक्स द पैलेस है। कभी भी कोई अगर इकाना में मैच होता है तो कैमरा ओमैक्स द उधर पैन पैलेस जरूर घूमता होता ही है। घूमता है। जी, इट्स अ लैंडमार्क बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग में भी सपोर्ट करें, प्राइवेट सेक्टर के रूप में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, बायर को अच्छे घर दें, और नेशन बिल्डिंग में हमारा भी कुछ योगदान है। यही सपना है, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये हमारा लोगो है। हम उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं, ये पॉडकास्ट ऑडियंस के लिए होगा, और जिस तरह से आपने बहुत कम समय में बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दी है, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी रियल बायर हैं उनको सही सूचना पहुंचे और वो एक अच्छा घर का सपना अपना साकार कर सकें। और सर ओमेक्स की तरफ से आके आप बायर्स को अवेयर कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप सर। एज अ प्रीमियम ब्रांड हमारी ड्यूटी है कि हर बायर को सही इन्फॉर्मेशन मिले और वो उसका जो हार्ड अर्न मनी है वो सही प्रॉपर्टी में लगे। ठीक बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अर्पित जी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए सिर्फ बातचीत ना हो, इसे सेव करिए, इसको रेफर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है, आप प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे या तो कमेंट में आपका जवाब दें या एक और सेशन आपके लिए क्रिएट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।